हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसे लिखा है बचेंद्री पाल जी ने। हम सब जानते हैं कि बचेंद्री पाल जी एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो कैसे उनका सफ़र रहा, इसे हम इसमें पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इस चैप्टर को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। बचे हुए हिस्सों को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा दे नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। मतलब उनको पढ़ने की कितनी ज़्यादा इच्छा थी। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसे विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। तो हम सब भारतीयों को गर्व है इन पर कि इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित किया। समर्पण भाव से अपने कार्य को सफल बनाया, उस पर विजय पाई। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी तो कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में, तो इन्होंने दोनों जगह समय बिताया। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। तो उनको बचपन से ही प्रैक्टिस रहा है। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई और ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, जब उन्होंने इसकी शुरुआत की। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है, खुद ही लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश
बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है कि कैसे उन्होंने ये सफलता प्राप्त की। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। ऐसा फील होता है जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, मेरी अर्थात बचेंद्री पाल जी की। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल का मतलब होता है पहले पहुंचने वाला समूह, बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो बेस कैंप जहां से चढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, और दुर्गम स्थान, दुर्गम कहते हैं जहां कठिनाई से जाया जा सके। तो ऐसे हिमपात यानी बर्फ़ का गिरना। तो पहले ही एक समूह वहाँ चला गया था, जो कि बेस कैंप पहुँचने से पहले जो दुर्गम कठिनाई वाले रास्ते हैं वहाँ के बर्फ़ को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। कौन सा नाम? सागरमाथा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। इतना सुंदर था वो। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, विशेषकर ख़राब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मैं जाना चाहती थी एवरेस्ट की शिखर पर, मैं पहुंचना चाहती थी। इसीलिए जो भी कठिनताएं या कठिनाई आई होंगी, वहाँ कठिनाइयाँ आई होंगी, ये हर एक कठिनाइयों को पार करने के लिए तैयार थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अर्थात यहाँ पे बताया गया हिमस्खलन यानी बर्फ़ के गिरने से एक की मौत हो गई, जिसको सुनकर इनको बहुत ही दुख हुआ। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से ल्होत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। तो यहाँ कितनी सारी बातें बताई गई है कि अभी से ही ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिल रहे थे कि बर्फ़ इतना ज़्यादा खिसक रहा है, लोगों की मृत्यु हो जा रही है। फिर भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हुए ये आगे बढ़ रही थी। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। मृत्यु जो है वो कभी भी आ सकती है। अवसाद का मतलब ही होता है निराशा। तो सभी के चेहरे पर निराशा छा गई थी लोगों की मृत्यु के बारे में सुनकर। तो इनके जो नेता थे कर्नल, उन्होंने इनको पहले ही बताया था कि ये अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी बहुत ही आसानी से या सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे,
26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बो हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 यानी 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, तो हमें रास्ता में खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो इन्होंने समझाया, प्रेमचंद ने, कि रास्ता साफ तो किया जा चुका है लेकिन कभी भी बर्फ़ घिसक सकती है। जो ग्लेशियर है, बर्फ़ की नदी, कभी भी उसमें दरार आ सकती है या किसी भी तरीके का बाधा फिर से आ सकता है और सभी काम इनको दोबारा से करने पड़ सकते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे कि हम शायद पहुंच भी पाएंगे या नहीं। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैंने बहुत चौंकी होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, ल्योत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रह गई मैं। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। वातावरण है अनुकूल रहे नहीं रहे, कभी भी सिचुएशन पलट जाए, स्थिति पलट जाए और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए या नहीं। तो माहौल काफ़ी गंभीर था। इतना सुनकर, लोगों की मृत्यु सुनकर ही लोगों के मन में एक अवसाद पैदा हो जा रहा था, निराशा हो रही थी लोगों को, और ये ख्याल ही मात्र बहुत ज़्यादा डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो ये जो है हिमपात, यहाँ पे बताया गया कि बर्फ़ के गिरने से लगातार लोगों की मौत किस तरीके से होते रहती है। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी कि किस तरीके से आपको बढ़ना है। अभियांत्रिक का मतलब होता है तकनीकी, किस तरीके से रस्सियों का उपयोग करना है, लट्ठों का उपयोग करना है, बर्फ़ की आड़ी तिरछी जो दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थे। तो इतना लंबा सफ़र करते हुए ही लोग वहाँ तक पहुँचे और कैंप 1 पर पहुँचने वाले ये 2 ही महिलाएं थीं, रीता गोम्बू और बचेंद्री पाल जी।
तो इस तरीके से देखा हमने कि कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए ये लोग कैंप 1 तक पहुँचे, जिनको सुनकर कर्नल खल्लूर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।